नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत-बहुत बधाई, ಮೊದಲು शुभकामनाएं। बेस पर परिचर्चा के 104वें पायदान पर आज हम फिर एकत्रित हुए हैं एक खास कार्यक्रम को लेकर और खास जो विषय है वो भी है और खास हमारे वक्ता भी हैं क्योंकि हम भारत को समेटने की कोशिश कर रहे हैं अपने इस पटल पर, जहां महाराष्ट्र से भी हमारे साथ वक्ता जुड़े हैं, जहां तमिलनाडु से भी हमारे वक्ता जुड़े हैं, जहां राजस्थान से भी हमारे वक्ता जुड़े हैं और गुजरात से भी, उत्तर प्रदेश से भी और मैं तो दिल्ली से हूँ ही। हमेशा कोशिश यही रहती है कि परिचर्चा के अलग एपिसोड में अलग बातें करें, अलग विषय पर बातें करें और सटीक बातें करें। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम आज फिर एकत्रित हैं और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने जो विषय लिया है वो है मकर संक्रांति एवं उसके स्वरूप। क्योंकि मकर संक्रांति हर राज्य में अलग नाम से जाना जाता है, अलग परंपरा है क्योंकि विविधताओं में एकता लिए भारत अडिग है, अजर है, अमर है। और जहाँ पर त्योहारों की बात होती है, बहुत सारे त्योहार हैं हमारे देश में, बहुत सारी भाषाएँ हैं, बहुत सारी बोलियाँ हैं, बहुत सारी परंपराएँ हैं, बहुत सारी संस्कृति है। सबको संजोए भारत आज भी खड़ा है और अनंत तक खड़ा रहेगा। कहते हैं कि मकर संक्रांति के दिन ही जब सूर्य उत्तरायण होते हैं, उसी दिन भागीरथ जी ने गंगा जी को पृथ्वी पर आने के लिए विवश किया था और उन्हीं के पीछे-पीछे भागीरथ जी के पीछे-पीछे गंगा जी आई थीं, ऐसा माना जाता है मकर संक्रांति के दिन। और भागीरथ जी ने मकर संक्रांति के दिन ही अपने पितरों का तर्पण किया था, इसीलिए इस त्योहार को मनाया जाता है और डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी हमेशा की तरह हमारे साथ जुड़ गई हैं। हमारे साथ आज कोने-कोने से वक्ता हैं। कहते हैं ना कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक हमारा एक मार्ग बन गया है। यहाँ से इस छोर पर अगर मैं बैठी हूँ दिल्ली में, तो हमारे साथ डॉक्टर के विजय भास्कर नायडू जुड़े हुए हैं, जो कि तमिलनाडु से जुड़े हुए हैं। शिवानी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो महाराष्ट्र से आई हैं। अशोक कासलीवाल जी जुड़े हुए हैं, जो कि राजस्थान से हैं। और डॉक्टर शैलेश दवे जी हैं, जो कि गुजरात से हमारे साथ जुड़े हैं। तो इसी को कहते हैं भारत, अनेकता में एकता लिए अपनी परंपराओं को अपने आंचल में समेटे। बहरहाल वक्ताओं का मैं छोटा सा परिचय देना चाहती हूँ। डॉक्टर शैलेश दवे एसोसिएट प्रोफेसर हैं और साइंस कॉलेज में पढ़ाते हैं। सर, आपका बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मीता जी हमेशा की तरह हमारे कार्यक्रम की बहुत महत्वपूर्ण कड़ी और मज़े की बात ये है कि आज के कार्यक्रम में 2 स्टेट को ये रिप्रेज़ेंट करेंगी। एक तो उत्तर प्रदेश को करेंगी और असम को भी, क्योंकि असम इनके दिल के बहुत करीब रहा है। इसलिए उसके अलावा हमारे पास डॉक्टर के विजय भास्कर नायडू जी जुड़े हुए हैं। बहुत-बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आपका। आप सह प्राचार्य एवं अध्यक्ष हैं हिंदी विभाग के। और आप तमिलनाडु को रिप्रेजेंट करने आए हैं यहाँ पर। और साथ में डॉक्टर मिसेस शिवानी जी, आप महाराष्ट्र मुंबई से जुड़ी हैं, आप शिक्षिका हैं और मैथमेटिक्स सिखाती हैं आप। बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अशोक कासरीवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि अधिवक्ता हैं। बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। मीता जी शिक्षाविद हैं और हिंदी साहित्य संस्थान की महत्वपूर्ण अंग जिसको हम कह सकते हैं। और आज बहुत समय बाद ऐसा हुआ है कि मीता जी ने आज का विषय नहीं सुझाया, क्योंकि मीता जी बीमार थी उस समय। तो ये विषय मैंने इसलिए सोचा कि चूँकि हम अनेकता में एकता को दर्शाने के लिए आज के कार्यक्रम को लेकर आए हैं, जहाँ पर हम तमिलनाडु
दक्षिण भारत की बात करें तो वहाँ पर हम मकर संक्रांति को पोंगल के रूप में मनाते हैं। वहीं अगर हम असम की बात करें तो वहाँ बिहू के रूप में मनाते हैं। वहीं अगर महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ मकर संक्रांति ही कहा जाता है, जैसे दिल्ली में या फिर बिहार में या उत्तर प्रदेश में। वहीं अगर हम गुजरात की बात करें और ख़ासकर खिचड़ी भी कहा जाता है। गुजरात में और जो गुजरात और राजस्थान है, वो 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर मकर संक्रांति को उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। तो ये एक समावेश है, एक कोशिश है कि हम इस तरह की परिचर्चा लेकर आएँ जहाँ पर अपनी संस्कृति के बारे में हम बात कर पाएँ। तो सीधे-सीधे नायडू सर के पास चलते हैं। सर बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत पुनः आपका सभी का अभिनंदन है, स्वागत करती हूँ। और हम चाहेंगे कि हम अलग-अलग राज्यों की जो अपनी परंपरा है, एक त्योहार है क्योंकि मकर संक्रांति एक, उसके स्वरूप अनेक। ये हमने सोचा, एक कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आया कि क्यों ना एक त्योहार को हम अलग-अलग राज्यों के माध्यम से लोगों को हम बता पाएँ कि किस तरीके से त्योहार मनाया जाता है। तो नायडू सर बहुत-बहुत स्वागत है और मैं चाहूँगी कि पोंगल से ही हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। तो मैं चाहूँगी कि आप अपनी जो परंपरा है, किस रूप में मनाया जाता है और आप क्या ख़ास करते हैं? तो मैं चाहूँगी कि आप वहाँ से शुरू करें, फिर धीरे-धीरे हम बाकी वक्ताओं के पास आएँगे। बहुत-बहुत स्वागत है। जरूर मैडम। नमस्कार पहले सभी को, जितने भी यहाँ मेहमान बैठे हुए हैं उन सभी को मैं पुनः नमन करते हुए, तो मेरा नाम अय्यन अडार जानकमल महाविद्यालय स्वायत्त शासी और मदुरई कामराज विश्वविद्यालय, ये मेरा बहुत ही संक्षिप्त परिचय है। तो तमिलनाडु में जहाँ तक पोंगल की बात होती है तो बहुत ही 4 दिनों के लिए मनाया जाता है। तो पोंगल तो पहले दिन जो है जनवरी 14 तारीख को बोगी के रूप में, और 15 तारीख को पोंगल ताई तिरुनाल के रूप में, और तमिल विला के रूप में मनाते हैं। और तीसरे दिन जो है माट्टू पोंगल के रूप में मनाते हैं, और चौथे दिन जो है कानुम पोंगल। इस प्रकार 4 दिनों के लिए यह उत्सव हमारे यहाँ होता है। और यह संगम काल में जो संगम साहित्य है, जो संघ साहित्य है तमिल में, कि 2000 वर्षों की पुराना साहित्य है, तो वहाँ इसका जिक्र हुआ है। जैसे कि संगम साहित्य में कि संगम काल के दौरान कि खास करके महिलाएं जो है कि फसल के मौसम में अच्छी बारिश और देश की समृद्धि के लिए उपवास करते थे। महिलाएं खास करके वे, ये जो है 2000 साल के पहले की बात मैं बोल रहा हूँ, कि वे इस व्रत को पुष्य महीने के पहले दिन पूरी करती थी। 30 दिन कुल मिला के व्रत रखते इसके लिए। और तई का मतलब होता है कि तमिल का नया वर्ष शुरू होता है कल से। इसको बोलते हैं कि तई तिंगल बोलते हैं। तई तिंगल का मतलब होता है पुष्य महीने का पहला दिन, और मार्गली का अंतिम दिन भोगी को शुरू करेंगे। और तिंगल बोलते हैं, इसका मतलब होता है कि पुष्य महीने का पहला दिन। के ये लोग क्या करते हैं, हम पोंगल वह दिन है जब किसान बारिश की मदद से एकत्र किए गए धान को घर लाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है। और अपने श्रम का फल खाने से शुरू करते हैं। और मेहनतवश हमारे लोग ने खुद को देखा और अपनी कृतज्ञता और खुशी व्यक्त करने के एक तरीके के रूप में प्रकृति की पूजा करते हैं। जैसे कि धान की पूजा करते हैं, मवेशियों की पूजा करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं। और जो उनके श्रम में उनकी मदद करती थी, मवेशिया हो या प्रकृति हो और सूर्य हो, इसलिए उन मवेशियों की भी पूजा करते हैं और जो उनके साथ काम करते थे। तमिलनाडु में पोंगल को बहुत नामों से बुलाया जाता है, जैसे कि तई तिरुनाल बोलते हैं, वलवर तिरुनाल बोलते हैं। वलवर का मतलब होता है तमिल में, हिंदी में, कि कृषक है, किसान है। इसको बोलते हैं वलवर तिरुनाल। तिरुनाल का मतलब होता है कि महोत्सव, यानी कि कृषकों का महोत्सव है ये। ठीक है, कृषकों का उत्सव बोलते हैं। और एक नाम है तमिल मरबु तिरुविला। इसका मतलब होता है तमिल हेरिटेज फेस्टिवल है।
तो 4 दिवसीय त्योहार के रूप में मनाया जाता है कि तमिलनाडु में। और पहला दिन का जो उत्सव है, पहला दिन को हम बोलते हैं भोगी उत्सव बोलते हैं। यह सौर कैलेंडर के अनुसार, क्योंकि यहाँ तमिलनाडु में हम सौर मंडल को हम फॉलो करते हैं। और पूरे दक्षिण में जैसे कि तेलंगाना और आंध्र और कर्नाटक में जो है, इसको चंद्र मंडल को अनुसरण करते हैं, हम सौर मंडल का अनुसरण करते हैं। उसके अनुसार तमिल वर्ष के माघ महीने के आखिरी दिन मनाया जाता है इस भोगी महोत्सव। इस दिन को पुराने से बाहर नए की ओर, जितने भी पुराने चीजें होते हैं उसको जलाते हैं आज। और इसका इसका एक नाम दिया है, शीर्षक दिया हमने कि पुराने से बाहर नए की ओर। आज के दिन यानी कि भोगी के दिन पुराने को छोड़ते हैं, पुरानी गलतियों को छोड़ते हैं, और जितने भी हमने जो विचार हैं और उसको जो नए नए विचार की ओर हम जाते हैं। और इसे पुराने और बेकार चीजों को त्यागने का दिन माना जाता है इसको। और उस दिन फूलों को घर के छत में डाला जाता है और घर से कूड़ा कचरा और अनावश्यक सामान हटाकर घर को साफ किया जाता है कि पहले दिन। तो इस 12 मासी फसल और खास करके 12 मासी फसल होने वाली भूमि के स्वामी इंद्र को धन्यवाद देते हुए, और इंद्र को धन्यवाद देते हुए आज हम पूजा करते हैं। और इंद्र को यहाँ हम तुलना करेंगे कि भूमि से, धरती से, खेती से। मतलब फिर सर जैसे हम फिर दीपावली मनाते हैं और दीपावली में जैसे हम सफाई करते हैं अपने घर की और जैसे उसी नए प्रकार वस्त्र करते हैं, सही पहनते में। हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आपके यहाँ भी इस तरह से मनाया जाता है ये त्योहार। जी। या मैडम, सिर्फ घर को ही अपने मन में मौजूद बुरे और गलत विचारों को भी न केवल घर को, हमारे जो अपने मन में मौजूद बुरे और गलत विचारों को भी दूर करना ही इस भोगी उत्सव का एक प्रवृत्ति होती है। इस अवसर पर पोंगल से पहले घर को नए रंग रोगन से रंग कर सुंदर बनाया जाता है आज। उस दिन यानी कि आज पुराने पेड़ों को नष्ट करने के इस त्योहार को भोगी कहा जाता है। और ये शब्द अंततः भोगी बन गया है, क्योंकि उस समय की प्रथा के अनुसार यह साल का आखिरी दिन होता है। पोंगल के दिन से तमिल का नया वर्ष का आरंभ होता है, कल से हमारे लिए। इसको बोलते हैं कि तय महीना हम बोलते हैं। इसलिए एक रूप से हम बोल सकते हैं कि तमिल का नया वर्ष कल से शुरू होता है हमारे लिए। और पोंगल के दिन लोग सुबह जल्दी उठते हैं और धान का चावल, गन्ने की घाट, हल्दी, अदरक, गन्ना के केला आदि पोंगल त्योहार का हिस्सा बनता है कल। इसलिए उन्हें पोंगल उत्सव में शामिल किया जाता है। अतः स्पष्ट है कि पोंगल सूर्य भगवान को धन्यवाद देने का त्योहार है हमारे लिए। सूर्य भगवान को हम धन्यवाद देते हैं कल। पोंगल का अर्थ उफान है। जो जब हम चावल सब मिला के उफान आता है, उसी को बोलते हैं पोंगल। तो हम ये पोंगल के दिन हम क्या करते हैं, और इसके प्रसाद भी मानते हैं। पोंगल एक प्रसाद होता है हमारे लिए, जो चावल, दूध और गुड़ आदि से बनाकर भगवान सूर्य को अर्पित किया जाता है। जब पोंगल को उफान होता है, तब परिवार के मुखिया और उसकी पत्नी परिवार के सदस्यों के साथ खड़े होकर सुबह हम क्या करते हैं, पोंगलो पोंगल, पोंगलो पोंगल बोलते हैं। कहकर सूर्य को अपना पहला लाभ समर्पित करके फिर इसे अपने परिवार और अन्य लोगों को बांटते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो दूसरे दिन का जो होता है, तो उसको हम बोलेंगे सही तिरुनाल बोलते हैं, सही तिरुनाल। और इसमें खास करके हम बोलेंगे ये दूसरे दिन का जो फेस्टिवल होता है हमारे लिए कि पोंगल फेस्टिवल। जैसे कि इसको आप एक छोटी सी मैं एक पीपीटी के माध्यम से आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस प्रकार ये हम करते हैं। थोड़ी देर के लिए नाउ आई एम गोइंग टू शेयर माय पीपीटी। मतलब
नहीं हो रहे? सर आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं मैडम, ये एक पावर पॉइंट शेयर करना चाहता था, तो अभी अपलोड हो रही है, बाद में दिखाऊंगा, कोई आ, बात नहीं। ठीक है ओके मैडम, ओके। ओके। लेट मी टॉक। और इस प्रकार अब दूसरे दिन को हम बोलते हैं कि ताई तिरुनाल बोलते हैं, वलवर तिरुनाल बोलते हैं। इस प्रकार बहुत सारे नामों से हम इसे बुलाते हैं मैडम, ना केवल पोंगल, बल्कि तमिल मरबविला बोलते हैं, तमिल हेरिटेज फेस्टिवल बोलते हैं, वलवर तिरुनाल बोलते हैं। तिरुनाल का मतलब होता है उत्सव है, यानी कि कृषकों का उत्सव। इस प्रकार बहुत सारे नामों से हम इसे बुलाते हैं मैडम, ना केवल मकर संक्रांति, बल्कि ना केवल पोंगल पोंगल बल्कि हम इसे वलवर तिरुनाल के नाम से मनाते हैं मैडम। उलवर तिरुनाल का मतलब, उलवर का मतलब होता है कृषक, किसान। तिरुनाल का मतलब होता है उत्सव, इसलिए हम इसे उलवर तिरुनाल के नाम से भी इसे हम दूसरे दिन जो है इसे मनाते हैं। और तीसरे दिन जो है इसे माटू पोंगल, यानी कि मवेशी पोंगल बोलते हैं मैडम। तीसरे दिन को मवेशी पोंगल। और इसमें क्या होता है, तई पोंगल मकर संक्रांति या संक्रांति है, दूध देने वाली गायें और श्रम प्रदान करने वाले बैल कृषक जीवन के संपूर्णता का प्रमाण है। ये हमें याद रखना है। और खास करके जो पोंगल के अगले दिन, यानी कि 16 तारीख को, हम इसे कि जितने भी बैल गाय ये सब, इसको मवेशी बोलते हैं। और तमिल में इसे माड़ू बोलते हैं। माड़ू का मतलब होता है कि मवेशी है, जैसे कि बैल गाय ये सब, ठीक है। और इसलिए हमें इसे तीसरे दिन जो है मवेशी पोंगल के रूप में मनाते हैं। जी सर, सर माफी चाहूंगी, मैं चाहूंगी और कि हम थोड़ा क्या करते जल्दी हैं आप उस दिन, बताएं क्योंकि और भी कि वक्ता यह है। त्योहार खेतों में काम करने वाले मवेशी या मजदूरों के प्रति भी आभार प्रकट करते हैं। और इसे पट्टी पोंगल भी बोलते हैं, बछड़ा पोंगल हम बोलते हैं। और उस दिन किसान गौशाला की सफाई करते हैं और मवेशियों को नहलाकर साफ करते हैं उस दिन, यानी कि 16 तारीख को। और जो तीसरे दिन होता है पोंगल का, ओके मैडम, ओके मैडम, ओके मैडम, ओके ओके मैडम। और बैल गायों के सींगों को चमकाने के लिए कंघी करके रंगा जाता है। और नुकीले सींगों केसर का लेते हैं, साफ करते करते सामने रखते हैं पूजा के लिए। और दीपाराधन दिखाकर मवेशियों व खेती उपकरणों की पूजा करते हैं और गोबर से अस्तबल को साफ करते हैं उस दिन। और इसके बाद गाय बैल और भैंस आदि मवेशियों को पोंगल व फल से फल देते हैं, तो खिलाते हैं। इस प्रकार तीसरा दिन जो माटू पोंगल, मवेशी पोंगल, हम इस प्रकार मनाते हैं। और चौथा दिन जो है इसको बोलते हैं कानुम पोंगल बोलते हैं, चौथा दिन। तो उस दिन हम क्या करते हैं, कानुम पोंगल के दिन हर एक रिश्तेदार और खास करके दोस्तों से मिलते हैं, रिश्तेदार के घर जाते हैं। और उसको बोलते हैं, जैसा कि हम हमारे नजदीक वाले किसी खेत में जाके वहां जितने भी रिश्तेदार हैं वहां जाके कुछ खेल हम खेलते हैं। जैसे कि हम उसको बोलते हैं कि यलवट्टकल, मल्लर कंबम, बाने उड़तल, इस प्रकार के कुछ खेलों को भी हम खेलते हैं। जैसे कि लोक गीतों को गाना, जानपर नृत्य करना। और युवक लोग जो है एक प्रकार के पत्थर होता है उसको उठाते हैं, उसके लिए 3 मुर्तबा समय देते हैं, उसको उठा के दिखाना है। कि संगम साहित्य में ये बताया गया है कि जो ये इसको जो उठाते हैं तो उन्हीं लोगों को उन दिनों में कन्या लोग जो है शादी करते थे। ऐसा अपने वीरता के रूप में, वीरता संबंधी कुछ खेल भी हम खेलते हैं कि चौथा दिन। उसी प्रकार और उस दिन हम क्या करते हैं कि बड़ी धूमधाम से इस त्योहार के दिन जो नारियलों को लेते हैं, नारियल जो है 3 मरतबा समय देते हैं। जो दूर नारियल को फेंकते हैं 3 बार, तो उनको हम जो पहला पुरस्कार दे देते हैं। ऐसा बहुत सारे खेल जो है हम
उस दिन खेलते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं कानुम पोंगल। तो उसका मतलब होता है कन्नी पोंगल। इस प्रकार जी 14 दिन भी अब मैडम एक ही मिनट जो है अभी ये अपलोड हो गया है, एक ही मिनट में दिखाता हूँ आपको किस प्रकार सर। ये जल्लीकट्टू सर आप लोग मैं जानते हैं जरूर, जिस प्रकार हम सब देखना महिलाओं के। चाहेंगे। सर मैं देखना चाहूंगी, और आप एक थोड़ा ही सा मिनट मैं मैडम। आपको, जी, आप डाउनलोड कर लें, आप जरूर दिखाएं, लेकिन चूंकि हमारे पास समय की बाध्यता है, और अब मैं महाराष्ट्र चलना चाहती हूँ, और वहां पर मकर संक्रांति किस रूप में से मनाया जाता है, और मैं चाहती हूँ शिवानी जी जरूर बताएं। नहीं मैडम, सर आप अपनी नहीं बात चलिए एक आखिरी ही में, मिनट में, नहीं जी नहीं सर बोलिए, वैभव जी एक मिनट आ गए एक ही मिनट में दिखा। बोलिए बोलिए बोलिए। कुछ तस्वीरें हैं दिखाता हूँ बस। ओके ओके। नहीं आ रहे। ठीक है मैडम, बाद में बताऊंगा सर को। आप जी जरूर, मैं वही कह रही थी कि आमंत्रित बाद में कर लीजिए। आप अब अपना तक मैं तैयार वो, कर लेता हूँ, ठीक है ठीक यस सर, यस सर। शिवानी जी बहुत बहुत स्वागत, है। ओके अभिनंदन। मैडम। जिस तरह भास्कर सर ने बहुत सुंदर जानकारी दी, और अमिता जी ऐसा लग रहा था कि हम वहां पहुंच गए हैं, 4 दिवसीय जो इनके त्योहार होते हैं उसका हम आनंद ले रहे थे, और बहुत ही सलीके से और बहुत विस्तृत जानकारी आपने दी। और सबसे अच्छी बात मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि आप हिंदी बहुत बढ़िया बोलते हैं। बहुत कम साउथ इंडियन ऐसे हैं जो साउथ के हैं और जो हिंदी इतनी बढ़िया बोलते हैं। तो आपके लिए हम यहाँ से थैंक यू मैडम, अभिनंदन करते हैं, और चलते हैं थैंक यू महाराष्ट्र। मैडम, मकर थैंक संक्रांति महाराष्ट्र में कैसे मनाते हैं शिवानी जी, और मैं सबसे गुजारिश करूंगी कि आप लोग थोड़े कम समय में अपनी बात पूरी करें। जी शिवानी जी, जी, स्वागत नमस्ते सभी को। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से कल मनाए जाने वाले मकर संक्रांति की सबको शुभकामनाएं। जी मैं महाराष्ट्र से हूँ, मेरा नाम शिवानी सतीश भरत है। तो मैं आज महाराष्ट्र में कैसे मकर संक्रांति मनाते हैं आपको थोड़ी थोड़ी बातों में बताऊंगी। जैसे कि हम सबको पता है कि हिंदू धर्म में जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं वो सारे देवी देवताओं या फिर प्रकृति से संबंधित होते हैं। वैसे ही जब सर की पीपीटी शायद अपलोड हो गई है, तो मैं कंटिन्यू। ओके। नहीं नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए, वो मैं देख रही हूँ। जी मैम। जी मैम। ओके। तो सूर्य जो है वो जब धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उस दिन जो त्योहार मनाया जाता है उसी को संक्रांति कहते हैं। जो मकर राशि में करते हैं इसीलिए महाराष्ट्र में उसे मकर संक्रांति कहा जाता है। तो मकर संक्रांति के दिन हमारे यहाँ पे तिल के लड्डू बनाए जाते हैं। तिल और गुड़ गुड़ जो होता है जिसे हम गुड़ कहते हैं, तो उसे हम तिल गुड़ कहते हैं लड्डुओं को, और वो सब में बांटा जाता है। और बांटते समय हम यही कहते हैं कि तिल गुड़ घ्या गोड़ गोड़ बोला। मतलब तिलगुल खाइए और सबसे मीठी बातें कीजिए। तो जितने भी रिश्तेदारों में गिले शिकवे होते हैं वो सब मिटा के हंसी खुशी से मनाए जाने के लिए ये तिलगुल बांटे जाते हैं हमारे महाराष्ट्र में। और फिर दूसरा त्योहार जो मनाया जाता है हमारे यहाँ पे वो है हल्दी कुमकुम। तो सारी जो विवाहित महिलाएं होती है वो इस दिन एक दूसरे को आमंत्रित करती है अपने घर, और हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम मनाया जाता है। तो वो किस लिए मनाया जाता है? हम हिंदू धर्म में मानते हैं कि हर स्त्री में माँ दुर्गा बसती है। तो हर स्त्री के अंदर की दुर्गा को वर्शिप करने के लिए हम हल्दी कुमकुम लगाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो त्योहार के माध्यम से हम ये साबित करना चाहते हैं कि हम सब अ, देवी देवताओं को वर्शिप करना चाहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि संक्रांति के दिन जो दान दिए जाते हैं, दान किया जाता है, उसका निश्चित रूप से हमें फल अच्छा पुण्य ही मिलता है हमें। तो इसीलिए हम हल्दी कुमकुम के प्रोग्राम में कुछ दान देते हैं महिलाओं को, और उसे हम वाण कहते हैं। तो वो कोई भी चीज आप दे सकते हैं, श्रृंगार की चीज दे सकते हैं या फिर घर में इस्तेमाल होने वाली कोई भी चीज दान के रूप से दी जाती है। महिला एक दूसरे को अपने घर पे बुला के देती है। तो ये एक त्योहार मनाते हैं संक्रांति के दिन। और दूसरा, छोटी कन्याओं के लिए हमारे यहाँ पे एक प्रोग्राम मनाया जाता है जिसे हम सुगड़ पूजन कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हमारे सारे त्योहार प्रकृति से ही रिलेटेड है। तो संक्रांति के समय पे जो भी सीजनल क्रॉप यहाँ पे उगाए जाते हैं, जैसे कि गाजर, बेर आते हैं संक्रांति के समय, गन्ने आते हैं, तो वो सब छोटे
छोटे छोटे मिट्टी के गुल्लक में डालते हैं और कन्याओं का पूजन किया जाता है। मैं आपको गुल्लक दिखाना चाहूंगी। ऐसे गुल्लक में हम सारे सीजनल क्रॉप जो होते हैं वो उसमें डालते हैं, कन्याओं को पूजते हैं और उनको ये गुल्लक दिया जाता है ताकि तब तभी में वो सीजनल क्रॉप बांटे जाए। और एक प्रथा है यहाँ पे, जैसे तिलगुल खाते हैं मुंह मीठा करने के लिए, वैसे ही पूरन पोली भी बनाई जाती है हमारे यहाँ पे संक्रांत मनाने के लिए। सभी लोग शायद आपने पूरन पोली का नाम सुना होगा, महाराष्ट्र की काफी फेमस डिश है ये पूरन पोली। तो हम उस दिन पूरन पोली मनाते हैं, सब रिश्तेदार मिलके, घर के मेंबर मिलके खाते हैं, उनका भोग लेते हैं। और तो ऐसे संक्रांति के लिए हम महिलाएं, छोटे बच्चे, सबके लिए कुछ ना कुछ किया जाता है। जो नवविवाहित महिलाएं होती है, जिनकी शादी हुई होती है अभी अभी, वो भी कुछ से मिठाई के दागिने पहनती है, तो और काले रंग की साड़ी पहनती है और ये त्योहार मनाती है। अभी काले रंग की ही साड़ी क्यों पहनते हैं? क्योंकि हमें पता है कि मकर संक्रांति के टाइम बहुत ठंडी होती है और काला रंग जो है वो हीट अब्सॉर्ब करता है, तो इसीलिए हम लोग मकर संक्रांति के दिन ज्यादातर काले रंग की साड़ी पहन के ही ये त्योहार मनाते हैं। तो ऐसे शॉर्ट एंड स्वीट हम लोग महाराष्ट्र में मकर संक्रांति मनाते हैं। बहुत बढ़िया जानकारी आपने दी शिवानी जी। और जैसे कि दान का जिक्र आपने किया, वाकई जो मकर संक्रांति हमारे जितने भी सनातन धर्म के त्योहार हैं, स्नान और दान का बहुत बड़ा महत्व है। और खासकर हरिद्वार में या फिर गढ़गंगा है यहाँ पर, तो वहाँ स्नान का महत्व है। स्नान करने के बाद दान किया जाता है, अपनी स्वेच्छा से आप जो भी दान कर सकें। और कहते हैं कि दान करके पुण्य, जैसे कि आपने कहा पुण्य कमाया जाता है, तो पुण्य कमाने के उद्देश्य से दान किया जाता है। खैर, हमारे साथ नेहा शर्मा जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। सुधा भारद्वाज जी पहली बार हमारे पटल से जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। सारवरी चतुर्वेदी जी हमारे साथ लगातार बनी हुई है, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। और अनिता सचदेवा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। अजीत सिंह जी पहली बार हमारे पटल से जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, संजय जी जुड़े हुए हैं, सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। शॉर्टकट में, छोटे से समय में आपने बहुत, कहते ना गागर में सागर भर दिया, बहुत सुंदर जानकारी दी, बहुत अभिनंदन है आपका। और अब हम सीधे, हमारा संपर्क शैलेश सर से टूट गया है अभी, तो हम राजस्थान की धरती के पास पर चलते हैं और जानते हैं कि वहां पर उत्तरायण को किस रूप में मनाया जाता है और वहां क्या विशेष होता है त्योहार के दिन। तो सर आपका अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। वकील हैं आप, और वकील होकर आप त्योहार के बारे में बोलने आए। खासकर हमारे यहाँ कहा जाता है कि महिलाएं त्योहार के बारे में मीता जी ज्यादा कुछ बताती हैं, लेकिन हमारे इस हिंदी साहित्य संस्थान के पटल पर एक अजूबा देखने को मिला है कि पुरुष आगे बढ़कर आ रहे हैं और पुरुष वक्ता के रूप में उपस्थित हैं और वो अपनी परंपराओं को बता रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मुझे लगता है कि हमारा जो परिचर्चा का कद है या हिंदी साहित्य संस्थान का कद है, वो बहुत ऊंचे लेवल पर धीरे धीरे जा रहा है। तो सर अभिनंदन करती हूँ और मैं चाहूंगी कि आप बताएं उत्तरायण के बारे में। जी, स्वागत है। आपको सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने मुझे इस लायक समझा, इस कार्यक्रम से जोड़ा, इसके लिए भी आप सभी का स्वागत और आभार। राजस्थान में मकर संक्रांति का जो पर्व है वो बेसिकली इसको धार्मिक रूप से भी बहुत देखते हैं, तो इसको सांस्कृतिक रूप से भी और मनोरंजन के हिसाब से भी सभी तरह से यहाँ इस पर्व को अलग अलग रूप से मनाते हैं। राजस्थान को जब हम देखेंगे तो राजस्थान में भी कुछ पार्ट में मकर संक्रांति का पर्व अलग तरीके से मनाएंगे, कुछ पार्ट में अलग मनाएंगे, लेकिन सबका जो अंतिम जो वो है कि इसको ये मानते हैं कि इस दिन शनि देव के घर मकर राशि पर सूर्य भगवान ने प्रवेश किया था। उनके पुत्र थे शनि, तो शनि ने उनकी पूजा की, तो उन्होंने कहा कि मैं आपके घर मकर राशि में प्रवेश करूंगा। तो तब उन्होंने वहां प्रवेश किया, तो तब आपका बहुत समृद्धि होगी।
और उसके बाद से लोगों में ये विश्वास बना राजस्थान में कि भाई मकर संक्रांति के बाद वो सारे शुभ कार्य आज के दिवस के बाद से करेंगे। सारे शादी ब्याह है, जो भी कोई शुभ अवसर है, किसी को मकान का नांगल करना है, किसी को सगाई करनी है, किसी को कोई अच्छा कार्य करना है, तो माना जाता है कि भाई अब हमारे मलमास खत्म हो गए और अब हम इसका शुभ कार्य का हमारे पास अवसर आ गया और वो समय हमारा प्रारंभ हो। हम राजस्थान में देखें तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा जो अभी हमने अनुभव किया, जो देखा कि यहाँ अक्सर मैक्सिमम जगह पर सुबह से ही लोग जल्दी उठकर अपनी अपनी जहां अपनी गौशाला है वहां पहुंचेंगे। सबसे पहले गौशाला में जाकर जितना भी उनसे होगा वहां पर दान पुण्य करेंगे, गायों को चारा खिलाएंगे, दलिया खिलाएंगे, गुड़ खिलाएंगे, उनको जो भी धन धान्य है वो उनको खिलाएंगे। और छोटी जगह पर गांव में लोग एकत्रित होते हैं। एकत्रित होकर उस दिन सब घरों में जाकर, सब व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर जाकर धन का कलेक्शन करते हैं और उस धन के कलेक्शन से अपनी गौशाला में साल भर जो व्यय होता है वो उससे उसकी पूर्ति करते हैं। तो ये मानते हैं कि आज के दिन आदमी दिल से और श्रद्धा से बहुत दान पुण्य करता है। तो एक तो दान पुण्य का जबरदस्त महत्व है यहाँ। इसी दिन लोग जितने भी गरीबों को लगता है कि इसको हम किसी को कंबल वितरित करके, कपड़े देकर, सर्दी का समय है, या कुछ अन्न देकर, उनको भोजन देकर, किसी भी रूप में वो उनको दान करते हैं और उसको मानते हैं कि हमने आज के दिन जो काम किया है इससे बहुत पुण्य मिलता है, ऐसा उनको लगता है। जहां तक यहाँ पर विषय की, तो हर घर में तिल की चीज, तिल जैसा बताया और जगह भी है, तिल और लड्डू, तिल और गुड़, इन दोनों से मिलकर कोई चीज बनाएंगे। जैसे लड्डू बना लिया, गजक बना ली, ऐसी चीज सब लोग खाने के रूप में उपयोग करेंगे। एक खिचड़ा होता है, जैसे अपन दलिया बनाते हैं, तो दूध में मिलाकर दलिया वो बनाकर घर में बनाएंगे और उसको लोग खाएंगे और बड़ा टेस्टी वो लगता है। तो एक खाने में इनका ये रहता है। जयपुर में हम जाते हैं तो जयपुर में वहाँ खीणी एक आती है, कई लोगों ने सुनी होगी, खाई भी होगी। खीणी और पकौड़ी ये दोनों हर घर में जरूर बनेगी। और इसके काफी क्षेत्रों में पतंगबाजी का बड़ा जबरदस्त शौक है। जयपुर में इस तरह का हाल रहता है कि हर घर का बच्चा, महिलाएं, पुरुष, एवरीथिंग, सब लोग अपनी छत पर मिलेंगे, अपने घर की छत पर मिलेंगे और पतंग उड़ाते हुए मिलेंगे, या अपने पड़ोसी के घर जाएंगे, एक पड़ोसी दूसरे के जाएगा, एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार के जाएगा। पूरा शहर जयपुर, उसके आसपास का एरिया ऐसा लगता है जैसे सुनसान हो गया। और उस दिन पूर्ण रूप से छुट्टी होती है, राजकीय अवकाश वहां रहता है जयपुर में। बाकी कुछ जिलों में राजकीय अवकाश नहीं रहता, लेकिन फिर भी उसको वहां का जो लोकल कलेक्टर है या वहां का स्थानीय प्रशासन है उसको छुट्टी घोषित कर देता है। कुछ जगह हमारे ऐसे, मेरे जैसे मैं टोंक जिले में रहता हूँ, यहाँ पर एक आवा प्लेस है, तो वहाँ एक विचित्र त्योहार वहां मनाते हैं कि वहां पर एक 80 किलो का एक बॉल बनाते हैं। जैसे अपने फुटबॉल खेलते हैं वैसे बॉल बनाते हैं 80 केजी की, जो जिसको अपन कहें कि एक मिट्टी को में पानी मिला मिला के उसको इतना भारी कर देते हैं, बहुत बड़े साइज का, कि लगभग उसका 80 किलो वजन होना चाहिए, जो 5-7 दिन में तैयार होती है। पूरे 15-20 गांव के लोग इकट्ठे होते हैं और उस फुटबॉल से दड़ा गेम खेलते हैं, जैसे फुटबॉल खेलते हैं। और ये मानते हैं कि उस बॉल को अगर हम अपने पैरों से घसीट कर अगर एक पर्टिकुलर जगह है वहां तक ले जाएंगे तो हमारे इस एरिया में सुकाल पड़ेगा, मतलब बारिश होगी, समृद्धि होगी। अगर हम वहां नहीं ले जाते हैं तो हमारे अकाल पड़ेगा। तो लोग पूरी मेहनत करके हजारों की संख्या में इकट्ठे होते हैं और उस पर उस बॉल से खेलते हैं और उसको वहां पहुंचाते हैं। और जब वहां पहुंच जाता है वो, तो उनको लगता है भाई अब हमारे यहाँ काल नहीं पड़ेगा, और उसी हिसाब से वो उसकी फसल बोते हैं। ये लगभग 150 वर्ष पुराना वहां का इतिहास है। किसी वहां का राजा थे सरदार सिंह, उन्होंने ये प्रथा चालू की थी और उनका मकसद ये था कि जो व्यक्ति इस बॉल को अपने पैरों से घसीट कर एक पर्टिकुलर जगह पर ले जाएगा तो उस व्यक्ति को ही मैं मेरी फौज में इकट्ठा करूंगा, यानी कि वो बलशाली व्यक्ति है। तो इस प्रथा एक वहां जबरदस्त चलती है। झुंझुनू में हम जाएंगे उस एरिया में, तो वहां लोग पूरे गांव के इकट्ठे होकर सबसे अपना अनाज इकट्ठा करते हैं और वहां जो पक्षियों है
पक्षियों का एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ सारे पक्षी रहते हैं, उनको पक्षियों को वहां पर वो अपना धन धान्य खिलाते हैं। तो इस प्रकार राजस्थान में खाने पीने के हिसाब से भी बहुत लोग एंजॉय करते हैं, पतंग के हिसाब से बहुत एंजॉय करते हैं, और जहाँ धर्म और दान पुण्य का काम हो उसमें भी पीछे नहीं रहते। तो राजस्थान में मैं संक्षिप्त में आपसे कहना चाहूंगा, बाकी भी लोग हैं वो अपनी बात कहने वाले हैं। तो बहुत बढ़िया राजस्थान इस सर। प्रकार से जिस तरीके से हमारी परिचर्चा चल रही है और पुरुष वर्ग उत्साहित होकर अपने त्योहारों के बारे में इतनी अच्छी तरीके से जानकारी दे रहे हैं, वाकई आज दिन बन गया, बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे पटल की संयोजिका सुदर्शन शर्मा सुधी जी जुड़ गई हैं, अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और योगेश प्रभु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, गुजारिश करती हूँ। डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, शायद ये भी हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। इसी तरह बने रहिए, जुड़े रहिए और कार्यक्रम को शेयर करते रहिए। हमारे साथ हमारे डॉक्टर शैलेश दवे जी आ चुके हैं और अब मैं सीधे उनके पास चलती हूँ क्योंकि वो वरिष्ठ भी हैं और गुजरात में पतंग का बड़ा महत्व है, खासकर जो जब मकर संक्रांति होती है या गणतंत्र दिवस है, उसमें पतंग उड़ाने का बड़ा चलन है। और खिचड़ी के दिन खासकर जैसा कि मुझे लगता है, तो मैं सीधे शैलेश सर के पास चलती हूँ कि सर, एक जिंदगी का बहुत बड़ा पड़ाव पार किया आपने और बहुत सारे वसंत आपने देखे, बहुत सारी खिचड़ी आपने देखी, बहुत सारे पतंग उत्सव आपने देखे। आपके अब अनुभव का क्या निचोड़ है और मकर संक्रांति को किस रूप में आप देखते हैं? सौहार्द तो है, प्रेम, एकता, सद्भावना का प्रतीक है हर त्योहार हमारे लिए। तो आपके लिए क्या खास बात है पतंग उत्सव में या फिर मकर संक्रांति को जिस उत्तरायण के रूप में मनाते हैं, पतंगबाजी के पतंग उत्सव के रूप में मनाते हैं? तो मैं सीधे सीधे आपके पास चलती हूँ, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार मैम, आपकी बात सही है। मेरे ख्याल से तो ये सब धार्मिक मान्यताओं के साथ ही गुजरात के लोग इस त्योहार को सर के नेटवर्क में शायद कुछ दिक्कत है। सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। मेरी आवाज आ रही है? जी, अब आ रही है, अब आ रही है, अब आप बोले, कहें। अच्छा, आ रही है। आपकी बात सही है, धार्मिक मान्यताओं के साथ कर रही है। अभी मेरे में ही आपको फटाके की आवाज सुनाई देगी, क्योंकि गुजरात के लोग बड़े उत्सव प्रिय लोग हैं और ये त्योहार पतंगोत्सव बन चुका। मैं उत्तरायण के 3 स्तंभ गुजरात ने आत्मसात किया हुआ है, उसमें से एक जो आप बोल रही है कुंभकर्ण होता, उसको जगाने के। सर का संपर्क टूट गया है और जब सर जुड़ते हैं तो मैं चाहूंगी कि मीता जी असम के बारे में आप पहले बताएं और उसके बाद आप उत्तर प्रदेश के बारे में बताएं। तब तक सर जुड़ जाएंगे। आपका स्वागत है। माइक म्यूट है, माइक म्यूट है आपका। मीता जी, माइक खोल लीजिए। जी जी, सबसे पहले सभी का अभिनंदन, मंचासीन सभी विद्वानों और विदुषियों का इस पटल पर स्वागत है। हम 104वीं परिचर्चा लेकर यहाँ उपस्थित हैं और निश्चित तौर पर किसी के लिए भी ये बहुत ही बड़ी बात है। बड़ी बात सिर्फ इसलिए नहीं है कि अंक हो रहे हैं 104, बड़ी बात इसलिए भी है कि विभा जी ने इन सभी एपिसोड्स में, सभी कड़ियों में विभिन्न विषयों को छुआ है और सभी विषय बहुत ही सार्थक रहे हैं। आज का विषय भी बहुत ही सार्थक है, इसके लिए आपको धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद।
आपने बात कही मकर संक्रांति के विषय में, मैं आपको बताऊं असम के बारे में। तो मुझे लगता है कि मैं असम के बारे में बताने के साथ साथ उत्तर प्रदेश के बारे में भी बताऊंगी। वैसे मैं क्या, हम सभी उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं कहीं। मीता जी 1 मिनट, सर जुड़ गए हैं, जरा एक बार देख सर का लेती पहले ले लीजिए, सर का पहले। सर आवाज आ रही है सर? हाँ बिल्कुल आ रही है मैडम, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, अब आप बोलिए, इससे पहले कि आप फिर गायब हो जाए। जी, गुजरात के लोग वैसे रामायण और महाभारत का सब कथाएं होती रहती है और उसका पठन कर रहे हैं। तो एक रामायण में, बालकांड में भी रामायण ने ये रामचंद्र जी भगवान ने भी पतंग चढ़ाई थी ऐसा उल्लेख है। तो ये राम एक दिन चंग चढ़ाई, एक दिन चंद्रलोक में पहुंच गई, ये बात को सार्थक करते हुए पूरी तरह से डेडिकेट होकर ये उत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं। वैसे पतंग शब्द का प्रयोजन और उल्लेख सर्वप्रथम मंजन नामक कवि ने एक मधुमालती कविता में किया, जिनका उद्देश्य प्रेमी प्रेमिका को मैसेज देना ही था। और वैसे गुजरात में अहमदाबाद, सूरत और बड़ौदा तीनों महानगरों में ये पतंग और डोर का बड़ा उद्योग भी चल रहा है। कई महीनों से इनकी तैयारियां होती है। इस बार जो पतंग चगाई गई उसमें वैसे वो राम मंदिर की थीम थी और डायमंड ब्रूस, दोनों थीम से ज्यादातर पतंग चगी। इसमें सूरत में जो पतंग जो बेची जाती थी, वो एक पतंग की हाइट 7 फीट थी और 1200-1500 से रुपये का एक पतंग मिलता था। और उनको बनाने के लिए भी 4 कारीगर ने 2 दिन काम करते हैं, तब वो एक पतंग बनता है। तो बड़ी वो 1200-1500 रुपये में एक पतंग बेची जाती थी। और गुजरात में खास करके इस दिन सरकारी संस्थानों में छुट्टी रहती है, पूरे दिन लोग, खास विशेषता तो वो भी है कि यहाँ गुजरात में दूसरे दिन भी, मानो कल भी उत्तरायण मनाई जाएगी, उसको वासी उत्तरायण बोलते हैं और सब लोग उसमें जुड़े रहते हैं। दूसरा स्तंभ जो है वो आहार का है। गुजरात के लोग खासकर इस दिन ऊंधिया बनाते हैं, क्योंकि सीजन ऐसी है, वो सब सब्जियां मिलती हैं। तो सब सब्जियां मिलके एक बढ़िया सी सब्जी बनती है, उसको ऊंधिया बोलते हैं। साथ में वो, वैसे वो ऊंधिया बनाने का मैसेज मेरी तरफ, मेरा अंदाज से तो वो समरसता का प्रतीक है मैडम, क्योंकि ये समाज में ये मिलजुल के साथ में रहना चाहिए, वो मैसेज दे रहे हैं। बाद में वो जलेबी का भी यहाँ ज्यादातर खुराक में लोग उपयोग करते हैं, क्योंकि वो भी मैसेज देती है कि जीवन कितना भी संघर्षमय हो, लेकिन वो बहुत खाते हैं सर। हाँ, लेकिन वो भी एक मैसेज देते हैं कि कितना भी जीवन संघर्षमय हो, लेकिन वो मधुर है। ये आहार सब लोग करते। बाद में ये मूंगफली का पाक, ये तल का लड्डू, गन्ना, वो भी बहुत लोग खाते हैं पूरे दिन। सुबह में, दोपहर को, दिन में कुछ ये ऊंधिया ही बनाते हैं, ऊंधिया और जलेबी ही खाते हैं, और रात को फिर बाहर खाने के लिए चले जाते हैं ये। और तीसरा स्तंभ जो है वो गुप्त दान का है। यहाँ भी लोग, वैसे ऐसा माना जाता है कि सूर्योदय से पहले उठकर लोग गौशाला में जाता है, वहां घास चारा खिलाते हैं। सूर्य पीला है तो पीले कपड़े का भी दान बहुत होता है गुजरात में। और इसी तरह ये कई लोगों को पैसे, ये कपड़े, अन्न का दान भी होता है। खासकर गाय को भी खिचड़ा खिलाते हैं। और ये सब सूर्योदय से पहले तो किया जाता है, लेकिन एक उद्देश्य मेरे ख्याल से ये भी है कि गाय को जब खिलाते हैं तब पक्षी भी गाय के पास बैठकर दाना खाते हैं, और साथ में कुत्ता भी, श्वान भी। तो इस तरह से ये मानवेतर पात्रों का भाईचारा दर्शनीय लगता है। ये 3 आधार स्तंभ के साथ ये सब, हमारे गुजरात के कवि रमेश पारेख तो बोलते हैं कि पतंग का उत्सव सब कुछ नहीं है, वो दूसरा कुछ भी नहीं है, लेकिन मनुष्य की उर्मियों का जगमाता हुआ वैभव है। सूर्य उपासना हमारा सबका कल्याण करे, ऐसी ही भावना इसमें रखी हुई है।
ठीक है मैडम। हाँ, बहुत थैंक यू। बढ़िया सर, बहुत सुंदर जानकारी आपने दी। और हमारे सनातन धर्म में सूर्य की उपासना का बहुत बड़ा महत्व है। चंद्र दर्शन का भी अपना एक महत्व है, लेकिन सूर्य उपासना का विशेष महत्व है। और खासकर संक्रांति में सूर्य उपासना की जाती है। और हम लोग तो नित्य प्रति सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, लेकिन संक्रांति के दिन विशेष महत्व है। और सुदर्शन शर्मा जी ने सर, शैलेश सर आपके लिए एक संदेश भेजा है उन्होंने। और जैसे आपने जलेबी के लिए, जी, जलेबी के लिए आपने जो कहा, उन्होंने लिखा है कि जीवन कितना भी संघर्षमय हो और मधुरता बनी रहनी चाहिए। तो बहुत सुंदर संदेश आपने दिया है जलेबी के माध्यम से। उसके लिए और आप बोलना चाहते हैं? जी हाँ हाँ जी मैडम, एक बात यहाँ नोंदनीय ये भी है कि गुजरात के कई शहरों में, खासकर महानगर, जूनागढ़ महानगर, सोमनाथ, गोंडल, वेरावल, सिद्धपुर, पाटण, वहां पतंग नहीं चगाई जाती, क्योंकि आजादी के पहले जब यहाँ नवाबी शासन था और उनका मनाही फरमाई थी उन्होंने, क्योंकि वो एक अकेला नवाब ही पतंग चगाते थे, उसको विक्षेप न हो, इसलिए उन्होंने ये मनाही फरमाई थी। और अगर कोई पतंग चगाने का साहस करता तो भी उसको कड़क सजा होती थी। अभी भी ये यहाँ 3 शहरों में पतंग चगाई नहीं जाती, क्योंकि ये पवन भी नहीं होता। वहाँ 3 शहरों की भौगोलिक परिस्थिति भी ऐसी है कि ऐसा पवन भी नहीं मिलता। लेकिन वहाँ ये तीनों शहरों में नवाबी, आजादी के पूर्व नवाबी शासन था, इसलिए नवाब ने मनाही फरमाई थी। थैंक यू। बहुत बढ़िया, सुंदर जानकारी सर, बहुत बहुत साधुवाद। और बहुत संक्षेप में आपने कहा। और मीता जी, आपके पास चलते हैं। 2 राज्यों का भार आपके कंधों पर है, और दोनों राज्यों के बारे में आप बताएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको पुनः आमंत्रित करने के लिए। बात वहां से आरंभ तो हुई थी पर कहीं बीच में छूट गई थी। तो मैं शैलेश जी की बात में एक बात सबसे पहले जोड़ना चाहूंगी। सर, मैं बरेली से आती हूँ और बरेली मांझा बनाने के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ का मांझा यानी जिस डोर से पतंग को उड़ाया जाता है, ये मांझा, यहाँ से बहुत सारा मांझा निर्यात किया जाता है। और बरेली में बहुत जगह हम देखते हैं कि पेड़ों से बंधा हुआ है धागा और उसको मांझे के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। तो ऐसे शहर से आने का गौरव मुझे प्राप्त है। मैं बात को वहां से आरंभ करूंगी जहां उत्तरायणी की बात की गई थी। देखिए, भारत एक त्योहारों का देश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ हमारे सारे त्योहार, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म, और क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है तो हमारी कृषि से गहराई से जुड़े हैं। और ये सारे ही त्योहार हमें नवीन बनाते हैं, नवीकरण की ओर लेकर जाते हैं, समृद्धि हमारे जीवन में लाने का एक प्रयत्न रखते हैं, और पारिवारिक संबंधों को, सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाने का एक प्रयास होते हैं। उत्तरायणी यानी सूरज का अब उत्तर में मकर राशि में प्रवेश करना और उत्तरायणी होना। सूरज यानी सूर्य देवता ऊर्जा का प्रतीक है, प्रकाश का प्रतीक है, और अगर सच कहूं तो जीवन का प्रतीक है। एक सूत्र है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, यानी हे प्रभु मुझे अंधकार से, यानी अज्ञानता रूपी अंधकार से प्रकाश रूपी ज्ञान की ओर ले चलो। तो ये सूरज अपने तेज से, अपनी तेजों में आभा से हमें उस अंधकार से दूर करता है जो हमारे जीवन में कभी छाया होता है। और ये जैसे ही सर्दी का कुहासा हटता है, सूरज की रोशनी तेज होती है, ऐसा लगता है मानो नया सवेरा हो गया है। पवित्र नदियों में स्नान करना, और ये एक अनुष्ठानिक क्रिया है जिससे कहते हैं कि हमारे जितने पाप होते हैं वो पाप धुल जाते हैं, हमारी आत्मा शुद्ध होती है। और पौराणिक कथाओं में भी ऐसा देखने को मिलता है कि ये त्योहार भगवान विष्णु की एक राक्षस को हराकर पौराणिक हार उसकी हुई और बुराई पर अच्छाई की विजय हुई। आपने मुझसे कहा कि मैं असम के बारे में जरूर बताऊं। असम में यह त्योहार बिहू के त्योहार के रूप में मनाया जाता है।
मेरा एक लंबा जीवन असम में बीता है, बाल्यकाल से लेकर युवावस्था तक। तो असम की संस्कृति को मैंने काफी अच्छी तरह से जाना है। जब मैं वहां रहती थी, काफी वर्ष हो गए छोड़े हुए, जब मैं वहां रहती थी तो मैं अच्छा खासा असमिया बोल भी पाती थी, लेकिन अब क्योंकि लंबा समय हो गया है तो उसमें कुछ त्रुटियां आ गई हैं। तो यहाँ बिहू, 3 प्रकार का बिहू होता है, एक रोंगाली बिहू, एक भोगाली बिहू और एक कोंगाली बिहू। ये हालांकि रोंगाली बिहू का महत्व सबसे ज्यादा होता है और इसे 14 और 15 अप्रैल यानी आज और कल मनाया जाता है। बोहाग बिहू असमी नववर्ष की गीता जी, अप्रैल नहीं जनवरी। हाँ सॉरी, जी जी। और ये फसल की कटाई को दर्शाता है। बिहू मनाने का एक बहुत सुंदर तरीका होता है। यहाँ की महिलाएं जो वस्त्र धारण करती हैं, जिसको जैसे उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में भी हम साड़ी पहनते हैं, महिलाएं साड़ी पहनती हैं, हमारी पारंपरिक वेशभूषा है। यहाँ पर हम मेखला सादर पहनते हैं और मेखला सादर 2 हिस्सों में होती है। मेखला नीचे होता है और सादर को ऊपर से पल्ले की तरह से लिया जाता है। बिहू के इस पर्व पर सबसे सुंदर जो चीज मुझे लगती रही है वह है बिहू का नृत्य। और ये नृत्य बहुत ही रंगीन होता है। शहरों के कोने कोने में तरह तरह की बिहू की प्रतियोगिताएं होती हैं, बिहू क्वीन बनती हैं, बिहू किंग बनते हैं। सभी रिश्तेदारों को सम्मानित किया जाता है, विजेताओं के, और अंगोछा दिया जाता है जिसको हम अंगवस्त्र भी कह सकते हैं। लोक गीतों की बड़ी धूम रहती है और ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा शहर मानो उन्हीं उत्सवों में शामिल है। सब सब इतने खूबसूरत लग रहे होते हैं और ये सारे लोकगीत जो होते हैं वे नदियों पर आधारित हैं, फसल पर आधारित हैं, प्रकृति की सुंदरता पर, क्योंकि असम अपने आप में प्राकृतिक तौर पर अनुपम सुंदरता लिए हुए है, ये उन पर आधारित होते हैं। और ये सारे त्योहार जितने भी बिहू के रूप हैं, ये सारे के सारे त्योहार सभी समुदायों को एक करने के लिए, एक साथ मिलकर खुशी मनाने के लिए और एक दूसरे के प्रति कृतज्ञता जाहिर करने के लिए। देखिए, समाज कभी किसी एक व्यक्ति से नहीं बनता है, समाज लोगों से बनता है और हम किसी से कुछ लेते हैं और बहुत कुछ देते हैं। इसी तरह हम बहुत कुछ लेते हैं और कुछ किसी को देते हैं। तो इस तरह से ये कृतज्ञता जाहिर करने का भी, थैंक्स गिविंग का भी एक हमारा प्रतीक है त्योहार का। अब मैं आती हूँ उत्तर भारत की ओर। उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश, जैसा कि हम जानते हैं, नदियां यहाँ प्रचुर हैं, विशेष तौर पर माँ गंगा का वास है यहाँ, और माँ गंगा के पवित्र जल में नहाना, दान करना, तिल और गुड़ के लड्डू बनाना या कोई भी और किसी भी तरह की हम प्रिपरेशन बना सकते हैं। ये हमारे धर्म में है, हमारी भक्ति में है, हमारे उत्सवों में है और हमारी सामुदायिक भावना में है। और ये एक प्रकार से भारत की समृद्धि को, जो हम सांस्कृतिक तौर पर समृद्ध हैं, उस समृद्धि को दर्शाते हैं। आज जब शहर की तरफ आप जाइए, आज भी मैं गई थी अपने शहर, बाजार गई थी, तो मैंने देखा कई जगह काउंटर्स लगे हुए हैं, लोग आ रहे हैं और वहां पर उनको जो खाने का सामान वहां पर लगाया गया है, लोग खुलकर दान करते हैं। कभी कोई किसी से नहीं कहता कि तुम ये करो, ये आयोजन हो। लोग स्वयं आगे आते हैं और तरह तरह की चीजों को लोगों को देते हैं, चाहे वे कंबल बांटने की बात हो, चाहे खाना खिलाने की बात हो, खिचड़ी की बात हो, चाय की बात हो। बहुत सर्दी पड़ रही है, आज सुबह 3-4 डिग्री टेम्परेचर था मेरे शहर में, तो सर्दी बहुत है। तो ऐसे में जो भी सेवा की जा सके उन सब लोगों की जो कहीं ना कहीं इन चीजों से वंचित हैं या वंचित नहीं भी हैं, जैसे हम भी लेते हैं खिचड़ी वहां जाकर, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ मैं उत्तर प्रदेश और असम के साथ साथ बिल्कुल सटा हुआ एक राज्य है उत्तराखंड में, उसके विषय में भी 2 बातें जरूर बताना चाहूंगी। उत्तरायणी का मेला
उत्तराखंड का बड़ा प्रसिद्ध है। बागेश्वर का नाम आपने शायद सुना होगा। वहां पर सरयू नदी बहती है और वहां पर बागेश्वर में एक बहुत ही बड़ा मेला लगता है और वहां खान पान की चीजें और उत्तरायणी मेला भी अपने आप में बहुत रंगीन होता है, तरह तरह की चीजें। और जो मुझे याद आता है, क्योंकि मेरा विवाह नैनीताल में हुआ था और मैं वहां की संस्कृति से थोड़ा बहुत वाकिफ हूँ, तो गेहत की दाल वहां बड़ी वहां लोकप्रिय होती है। लोग बड़े शौक से उसको खरीदते हैं, खाते हैं और बांस की बनी चीजें बहुत खरीदते हैं। बड़े तरह के नृत्य होते हैं वहां पर, तरह तरह के लोकल आर्टिस्ट, कलाकार आकर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। इनमें झोरस, चंचरिया, बैराज, ये वहां के लोकल आर्टिस्ट होते हैं जो आते हैं और नदियों में स्नान करके अपने पापों को धोने का एक जो धारणा है उसको अपनाते हैं। और मैं अंत में बस यही कहना चाहूंगी कि ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हमने भारत की भूमि पर जन्म लिया है जहां इतने त्योहार मनाए जाते हैं और इस तरह से मनाए जाते हैं कि एक ही त्योहार के विभिन्न स्वरूप हैं। हमारा आज का विषय है मकर संक्रांति और उसके स्वरूप। हमने विभिन्न स्वरूप देखे, दक्षिण से लेकर महाराष्ट्र से लेकर गुजरात और राजस्थान और असम, उत्तर प्रदेश और साथ में उत्तराखंड को मैंने जोड़ा, और हम सबके हृदय में बसी हुई दिल्ली जिसमें विभा जी रहती हैं। विभा जी, दिल्ली के बारे में कुछ बताइए कि दिल्ली में कैसे मनाया जाता है इस त्योहार को। मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मीता जी, हमेशा की तरह बहुत ही शानदार आपकी वाणी और बहुत सुंदर तरीके से आपने सारी बातों को हम लोगों तक पहुंचाया। और हमारे साथ कुछ और नए चेहरे जुड़े हैं, उनका हम अभिनंदन करते हैं। विनोद उपाध्याय जी हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। नीलम यादव हमारे साथ पहली बार जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। कन्हैया लाल भ्रमर जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। कल्पना चौबे जी हमारी बहुत बेहतरीन वक्ता हैं, कई बार हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बनी है, बहुत बहुत अभिनंदन है कल्पना जी आपका। और व्यास नारायण चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। बने रहिए, जुड़े रहिए। दिल्ली की अगर मैं बात से प्रार्थना करूंगा कि वैभवी जी जी मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि अपना पीपीटी जो शेयर करने के लिए चंद मिनट समय दे दीजिए। सर ये मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं कोशिश कर रही थी, ये नहीं हो पा रहा है मुझसे। हाँ जी, देखिए आ गए मैडम, अभी दिखाई दे रहा है? जी आगे जी मैडम, ये देखिए मैडम, ये जल्लीकट्टू का देखिए मैडम, ये चढ़ाई आलिंगन जो होता है ना मैडम, ये जल्लीकट्टू खेल का इतिहास करीब 2500 सालों को पुराना है मैडम, ये तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में पोंगल त्योहार के तीसरे दिन बैलों की पूजा के बाद इसका आयोजन होता है मैडम। और जल्लीकट्टू तमिल शब्द है मैडम, यह कालीकट्टू से बना है और काली का मतलब होता है कॉइन यानी कि सिक्का होता है, जबकि कट्टू का मतलब बंधन होता है। तमिलनाडु के लोग सांड या बैल को भगवान शिव का वाहन मानते हैं और प्राचीन काल में वे सांड के सींग में सोना चांदी के सिक्के एक पोटली में बांध देते थे और जो पुरुष सबसे पहले बैल को काबू में कर लेता था उसे महिला अपने पति के रूप में चुनती थी, नहीं तो नहीं है। ऐसा एक परिपाटी है मैडम यहाँ। इसका जिक्र हमें तमिल के प्राचीन साहित्य संगम साहित्य में मिलता है। जैसे महिलाएं जो युवक बैलों को काबू करके लायक नहीं है, करने के लायक नहीं है, तो उनके शादी करने के लिए इनकार करते थे। इस प्रकार मौजूदा समय में खेल में भाग लेने वाले बैलों को एक बाड़े में रखा जाता है। उस बाड़े के बाहर एक एंट्री गेट होता है। इसी गेट के जरिए एक एक करके बैलों को छोड़ते हैं। अगर कोई खिलाड़ी 15 मिनट के भीतर बैल को अपने काबू कर लेता है, यानी 15-20 मिनट तक बैल को रोक कर रखता है, तो वो विजेता माना जाता है मैडम। और अगर कोई खिलाड़ी बैल को 15 मीटर के दायरे में काबू नहीं कर पाता है तो उस बैल को विजेता घोषित कर दिया जाता है और जीतने वाले बैल को इनाम मिलता है मैडम। इसी को बोलते हैं जल्लीकट्टू बोलते हैं। ये मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, अभी शेयर कर रहा हूँ मैडम। इस प्रकार होता है मैडम तमिलनाडु में। और इसके लिए जो एक सरकार के माध्यम से भवन भी बनाया गया है इसके लिए, खेल का मैदान, इस साल खास करके। तो अगले साइड में देख सकते हैं, ये देखिए इसका जो ये हुआ है, तो ये सेव जल्लीकट्टू के उसके बाद तो ये मकान अभी बना रहे मैडम। जल्लीकट्टू भवन का निर्माण जो है मदुरई में अभी बन रहे हैं
इसका भी आप देख सकते हैं मैडम। इसमें ये खेल खेला जाता है मैडम, बैलों को काबू में लाना मैडम। इसी को बोलते हैं जल्लीकट्टू बोलते हैं मैडम। थैंक यू मैडम, थैंक यू बस थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत सुंदर जानकारी आपने दी और आपने स्लाइड के माध्यम से हमें बताया। बहुत ही सभी आनंदित हैं और हम भी, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू मैम। दिल्ली की बात अगर मैं करूं तो जैसे कि तिल के लड्डू, जैसे कि महाराष्ट्र में मनाया जाता है और भी अलग राज्यों में कुछ खास नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन चूंकि मैं बिहार से हूं तो बिहार के बारे में, उसकी परंपरा के बारे में मैं जरूर बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ तिल के दोनों लड्डू बनते हैं, एक सफेद तिल और काले तिल दोनों। और काले तिल का ज्यादा मतलब जो परंपरा है वो काले तिल को ग्रहण करने की है उत्तरायण के दिन। तो काले तिल के लड्डू भी बनते हैं और सबसे पहले तो तिल को पानी में डाल के स्नान किया जाता है सुबह। उसके बाद भगवान को, मतलब ठाकुर जी को तिल का भोग लगाया जाता है, गुड़ और तिल का, और साथ में चावल अक्षत, उसका भोग लगाया जाता है। उसके बाद वो गजक वगैरह की जो परंपरा है वो तो अब मार्केट से अवेलेबल है, तो मार्केट से ले लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ गुड़ की पट्टी बनाई जाती थी। निशा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, बहुत स्वागत अभिनंदन है। गुड़ की पट्टी बनाई जाती थी और तिल के लड्डू बनते थे और मुरमुरे के लड्डू बनते थे गुड़ में लपेट कर। और इन सब के अलावा हमारे यहाँ हर घर में खिचड़ी जरूर बनती है, उड़द के दाल की खिचड़ी और घी की खिचड़ी। और वो खिचड़ी मुझे लगता है कि साल में एक ही बार बनती है, चाहे आप रोज खिचड़ी बना के खा लें, लेकिन वो स्वाद आपको कभी नहीं मिलेगा जो उस दिन उत्तरायण के दिन जो खिचड़ी बनती है उसका बहुत स्वाद होता है, क्योंकि हम बहुत श्रद्धा से बनाते हैं और अपने इष्ट को भोग लगाते हैं, तो एक अलग स्वाद आ जाता है। उसके अलावा पोहा, सूखे पोहे जो होते हैं, जो आप लोग पोहा खाते हैं, हमारे बिहार में उसको चूड़ा कहा जाता है। तो और साथ में दही खाने का रिवाज है, ये हर घर का प्रचलन है, दही के साथ पोहा खाना और उसके बाद तिल के लड्डू खाना, तिल भगवान को अर्पित करना। और सभी सुबह उठ के नहाएंगे और सूर्य भगवान को अर्घ जरूर देंगे। ये हमारे यहाँ की परंपरा है। और कहते हैं ना कि भारत अनेकताओं में एकता को लिए खड़ा है, जैसे कि शुरू में मैंने कहा। तो हम महाराष्ट्र से कहते हैं ना, हम दक्षिण भारत भी गए, हम महाराष्ट्र भी गए, हम असम की सैर भी हम करके आए, उत्तर प्रदेश की भी हमने परिक्रमा कर ली, हम गुजरात भी चले गए और हम राजस्थान भी चले गए। तो सोशल मीडिया का ये बहुत बड़ा योगदान है कि हम अपने अपने घरों में बैठ के भारत दर्शन कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों की एक परंपरा है, जिस परंपरा को हमने यहाँ एकत्रित किया। सबने बहुत अच्छा बोला, लेकिन चूंकि समय तो खैर अपनी गति से बढ़ रहा है, लेकिन चलते चलते मैं एक संदेश चाहूंगी इस मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में, जब हम भारत को हम अपने स्टूडियो में भारत को हमने समाने की कोशिश की। तो छोटा छोटा संदेश में, शैलेश सर आप वरिष्ठ हैं, मैं चाहूंगी आपसे शुरू करें। छोटा संदेश आप, उसके बाद भास्कर सर आप तैयार रहे, अशोक सर, उसके बाद शिवानी और फिर अंत में मीता जी। छोटा संदेश। राजीव अग्रवाल जी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है, और राजीव जी का विशेष आभार, क्योंकि राजीव जी ने आज बहुत बेहतरीन वक्ताओं से हमें मिलवाया। और पुष्पलता तनेजा जी का विशेष आभार, क्योंकि भास्कर सर से पुष्पलता जी ने हमें मिलवाया है। तो आप दोनों का बहुत आभार, इतने सुंदर वक्ता और इतनी बेहतरीन परिचर्चा चली। शैलेश सर मैं चाहूंगी कि छोटा सा संदेश। हाँ, एक बात मैं यहाँ ये भी जोड़ दूं साथ में, मैसेज तो है ही, लेकिन ये जो डोर होता है पतंग के साथ, तो उसके कारण पशु पक्षी इंजर्ड बहुत होते हैं। और यहाँ गुजरात में करुणा अभियान चल रहा है, गुजरात सरकार और कई सारी एनजीओ, मैं भी एक एनजीओ के साथ जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ अरवली डिस्ट्रिक्ट प्लेस में रहता हूँ और मोड़ासा अरवली का डिस्ट्रिक्ट प्लेस है। तो आज शाम 6 बजे तक लगभग करीबन 100 पक्षी इंजर्ड हुए,
और उनकी ट्रीटमेंट करवाई ये करुणा अभियान माध्यम से, डॉक्टरों की मदद लेके। तो ये भी हमें थोड़ा कुछ ये डोर के कारण ये बनता है, लेकिन फिर भी गुजरात के सब लोग, ये युवा धन मानिए, बोल ये वृद्ध मानिए, बालक मानिए, सब लोग ये पतंग चढ़ाते हैं। और वैसे ये हमारे लिए, गुजरात के लिए तो कहा जाता है कि पतंग धर्म ध्वजा है और हिंदू संस्कार की तालीम भी है। साथ में एक बार बोला जाता है कि पवन और ये जो पतंग और दौर के बीच अहंकार की लड़ाई हुई, तो बाद में कोई एक सोची समझी पतंग जो समझू थी, उन्होंने बताया कि पवन के बिना हम आकाश में रह नहीं सकते, इसलिए पवन आत्मा है, पतंग आत्मा है, लेकिन पवन परमात्मा है। तो आत्मा से ही, परमात्मा से ही आत्मा का शुद्धिकरण होगा। थैंक यू। बहुत सुंदर संदेश सर, बहुत बहुत आपका आभार। और भास्कर सर, मैं चाहूंगी छोटा सा संदेश आप भी दें। नमस्कार, जरूर मैडम, बहुत धन्यवाद आपको। ये पोंगल जो है सफलता, समृद्धि और प्रेम का उत्सव है, जहां तक मैं जानता हूँ। और ये पोंगल जो है मटके में चावल के जैसे भगवान आपके दिल में भर दे प्यार। और ये बहुत ही मीठे पोंगल की तरह आज से सूर्य हुए हैं उत्तरायण में, और मंदिर में बजने लगी है घंटियां, और सौभाग्य आपके घर में प्रवेश करे। और इसी शब्दों से, इन्हीं शब्दों से कि मैं अपने संदेश को समापन करना चाहूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बढ़िया सर, बहुत नमस्कार। सुंदर संदेश। और अशोक नमस्कार। कासीवाल जी, मैं चाहूंगी, एक तो अधिवक्ता, ऊपर से पुरुष वक्ता, ऊपर से आपने महिलाओं के ऊपर आपने बिल्कुल धोबी पछाड़ किया आज। बहुत सुंदर वक्तव्य आपका रहा है। छोटा सा संदेश क्या देंगे? ऐसा कुछ नहीं है, आपसे काफी सीखा है मैंने आज। लेकिन मैं इस विषय पर एक तो डॉक्टर अपने शैलेश जी की बात को आगे बढ़ाते हुए कहूंगा कि जैसे उन्होंने बताया पक्षियों की, इस तरह से काफी लोग पतंग उड़ाते उड़ाते इस होश में नहीं रहते कि पीछे छत के कोई क्या है क्या नहीं। काफी लोग गिर जाते हैं ऊपर से छतों से, और ये भी इंसिडेंट होते हैं निश्चित रूप से। तो उसको भी देखना आवश्यक है। एक दूसरा, जो पतंग, जो अभी एक नई संस्कृति आई है, चाइना वाले पतंग और डोर आने लगी है, मंजा। तो अपने जो पहले भारत के लोग कारीगर बनाया करते थे, बनाते थे, मंजा भी बनाते थे, पतंग भी बनाते थे, उससे हटकर अब चाइनीज को मार्केट होने लगा है। तो उससे भी हमें लोगों को प्रेरणा देनी चाहिए कि भारत के ही व्यापारी इसमें बढ़े, उद्योग बढ़े, और उससे बचना चाहिए हमें। और एक जो महत्वपूर्ण बात है कि आज आधुनिकता में अपने जो मूल त्योहार की जो कल्चर्स है, अपना जो खान पान है, जो हम उसमें सांस्कृतिक या धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, मूल अपना चीज प्रारंभ वहां से हुआ। लेकिन आधुनिकता में लोग अब उसको कई बार उसको छोड़ के एक नई चीजें प्रारंभ करने जाते हैं। तो मेरा कहना है, जो आने वाली पीढ़ी है, बच्चे हैं, उनको हमें ये निश्चित रूप से बताना चाहिए कि हम भाई मकर संक्रांति मनाने के पीछे हमारा लक्ष्य क्या है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है। तो हमारी मूल जो धारणा है, हमारी कल्चर है, संस्कृति है, खान पान है, वो मूल स्थान पर रहे। नई चीज ठीक है, कोई उसमें जुड़ रही है, वो अलग विषय है, लेकिन मूल अपनी जो चीज है वो चेंज हो जाएगी, तो अपना जो उद्देश्य है अपने त्योहारों का, वो खत्म हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत सही जानकारी आपने दी। और इसीलिए हमने इस विषय को चुना, चूंकि हमारे बच्चे, हमारी पीढ़ी, हमारी परंपरा को भूल न जाए, तो समय समय पर इस तरह के आयोजन जरूर होने चाहिए, जिससे कि बच्चों के अंदर अपनी संस्कृति के बारे में उन्हें जानकारी प्राप्त हो, और एक कौतूहल रहे उनके अंदर कि हमारी जो संस्कृति है या हमारे त्योहार है वो किस रूप में मनाए जाते हैं। तो यही है हमारे संक्रांति का स्वरूप। और शिवानी जी, छोटा सा परिचय में चाहूंगी, माफ कीजिएगा, छोटा सा संदेश चाहूंगी आप दें। जी मैम, जैसे कि हमारे महाराष्ट्र में बोला जाता है, तिलगुल घ्या और गोड गोड बोला, वैसे ही मैं संदेश देना चाहूंगी कि सभी तिलगुल खाइए, मीठा मीठा बोलिए, और सभी के साथ मिलजुल कर हंसी खुशी रहिए। और मैं एक बात कहना चाहूंगी, राजीव जी का मैं बहुत बहुत तहे दिल से आभार मानना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बोलने का अवसर दिया, और आप सभी से मिलने का भी अवसर मिला मुझे। विभा जी और राजीव जी, धन्यवाद।
बहुत बढ़िया, मीठा मीठा बोलिए मीता जी, क्या कहेंगी? अंतिम संदेश बस यही है, भारत विविधताओं का देश है, एकता बनी रहनी चाहिए। ये त्योहार हमें एकता की ओर उन्मुख करते हैं, उस उजास की ओर उन्मुख करते हैं जिसकी ओर सारा देश देख रहा है, सारा विश्व हमारी तरफ देख रहा है और हम आगे बढ़ रहे हैं। ये सारे त्योहार हमें सिर्फ और सिर्फ समृद्धि, विकास और आपसी प्रेम सौहार्द का संदेश देते हैं। हम अपनी बड़ी पीढ़ी जो हमारी दादी नानी जो अभी भी हैं, और अपनी छोटी पीढ़ी हमारे बच्चे, उनके बच्चे, जो सब मिलकर इन त्योहारों को मनाएं, इन बातों को समझें, एक दूसरे के साथ प्यार बांटें। प्यार से बढ़कर कोई रसायन नहीं होता, वही सबके जीवन में समृद्धि लाता है। बस मेरा यही संदेश है। धन्यवाद। बहुत सुंदर संदेश आप सभी का, और बहुत अच्छी बात आपने कही मीता जी की, प्यार से बढ़ के कोई रसायन नहीं होता। हम बहुत कुछ सीख रहे हैं हर परिचर्चा में, हर वक्ताओं के जो अपने वक्तव्य होते हैं उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नए नए जो शब्द होते हैं वो हम अपने शब्दकोश में एकत्रित कर रहे हैं, बहुत कुछ नया सीख रहे हैं। जैसे कि सर ने कहा जलेबी की तरह जीवन है लेकिन उसमें मिठास रहनी चाहिए, संघर्ष में जीवन है जलेबी की तरह। तो ये सब चीजें हमने आज सीखी, और शिल्पी सुमन हमारे साथ बनी है, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। निशा पोद्दार जी लगातार बनी हुई है। राजीव जी ने लिखा है कि मीता जी तो मीठा बोलती हैं, बिल्कुल सही बात है। और सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ हमसे जुड़ने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए। और सभी से एक ही गुजारिश करती हूँ, वक्ताओं से भी गुजारिश है कि हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली का अपना यूट्यूब का चैनल भी है, आप उसे सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पर जाएं, सर्च करें हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली और उसे सब्सक्राइब करें। हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो हमारा जो मनोबल है वो भी बढ़ेगा। और आप सभी वक्ताओं का हृदय से आभार। सुंदर जानकारी आपको हम देते रहेंगे, लेकिन सुंदर कदमों से जब आप हमारे पटल पर उपस्थित होते हैं तो आपकी उपस्थिति हमारे लिए ऊर्जा के रूप में कार्य करती है, और हम नए नए विषय सोचकर और नए नए वक्ताओं के साथ परिचर्चा लेकर आते हैं। मीता जी पुनः आभार, अशोक सर पुनः आभार आपका, भास्कर सर बहुत 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 अभिनंदन, आयोजकों का, हमारे राजीव जी का, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। शैलेश सर बहुत बहुत आभार, और बहुत आभार चाहूंगी जी सर, मैं चाहूंगी कि इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए, और जब भी हमें जरूरत हो आप हमारे साथ आए। और भास्कर सर एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि धनुष आपका स्टूडेंट है और वो हमारे प्रोग्राम से जुड़े बताइए मैडम, बताइए। था कि भास्कर सर का मैं स्टूडेंट हूँ, तो धनुष बहुत बहुत अभिनंदन, और मैं चाहूंगी कि आप सब इसी तरह बने रहें। और अगली बार मुझे लगता है मीता जी हम 26 जनवरी के बहुत नजदीक रहेंगे, तो हमारा कुछ इसी तरह की हमारी परिचर्चा रहेगी देश के नाम, तो आप सब इंतजार करते नाम भी कर सकते हैं, और हम श्री राम के नाम भी कर सकते हैं, क्योंकि 22 जनवरी बीच में है। तो ये आप और बाकी सब लोग जो हमारी कोर कमेटी है उनसे तय करके विषय की घोषणा कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे विषय हैं, समय कम है ऐसा लगता है। इतवार तो बड़े कम आते हैं, विषय तो अनेक होते हैं। तो देखते हैं, और आपकी राय से, आपके बातचीत करके, और बाकी सब हमारे जो सम्मानित सदस्य हैं, क्योंकि बहुत कुछ है आगे हमारी पोटली में जो हमने मुट्ठी में बंद कर रखा है, पर धीरे धीरे करके जी तो जी जरूर जरूर जरूर। और आप सभी का पुनः आभार व्यक्त करती हूँ, अगली बार नई परिचर्चा के साथ मिलते हैं। बहुत धन्यवाद आपको, सभी वक्ताओं को पुनः नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, नमस्कार, बहुत धन्यवाद, बहुत नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।